हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1990 में आई हॉरर एंथोलॉजी टू इविल आइज का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर्स हैं जॉर्ज रोमेरो और इटालियन डायरेक्टर डारियो अर्जेंटो। ये को प्रोडक्शन है अमेरिका और इटली के बीच में। इसमें दो टेल्स हैं जो बेस्ड है एडगर एलन पो की स्टोरीज द फैक्ट्स इन द केस ऑफ एम वेल्डेमॉर और द ब्लैक कैट पर, जिन्हें हमने पहले देखा था टेल्स ऑफ टेरर में। आपने नहीं देखा तो देख लो। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पहली टेल है द फैक्ट्स इन द केस ऑफ एम वेल्डेमॉर, जिसके डायरेक्टर हैं जॉर्ज रोमेरो। सबसे पहले हमें दिखाई जाती है पो की ग्रेव। इसके बाद हम देखते हैं जेसिका वेल्डेमॉर को, जिसका रोल किया है एड्रियन बार्बियो ने, और ये आई है अपने हस्बैंड अर्नेस्ट वेल्डेमॉर के लॉयर स्टीवन से मिलने। इसका हस्बैंड काफी अमीर है, लेकिन फिलहाल उसकी हालत ठीक नहीं चल रही। वो काफी बूढ़ा और बीमार है। वो सफर कर रहा है कोई टर्मिनल इलनेस, इसलिए वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। ऐसे में वो अपने 20% एसेट्स बेचना चाहता है, लेकिन स्टीव को ये बात समझ नहीं आ रही। एसेट्स का प्राइस ऑल टाइम लो चल रहा है, ऐसे में कोई इतना शेयर क्यों बेचेगा। लेकिन विल उसके सामने है और उसमें अर्नेस्ट के असली साइन भी। पर स्टीव अब भी संतोष नहीं था। तब जेसिका बताती है कि बूढ़ा होने के बावजूद अर्नेस्ट ने इससे शादी करके इसे यूज किया और इसने भी करने दिया। अब बारी है इसकी पेमेंट की। ये सुनकर स्टीवन का शक और भी बढ़ गया, इसलिए जेसिका ने अर्नेस्ट को कॉल लगाकर ये बात कंफर्म करा दी। वो बोल रहा था कि मैं श्योर हूँ, और वहाँ उसका डॉक्टर भी मौजूद था, जिससे बात करके स्टीवन सेटिस्फाई हो गया। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रही, इसलिए इसे कल तक पेपर मिल जाएंगे। खुश होकर जेसिका घर जाकर मिलती है उसी डॉक्टर रॉबर्ट से, और यह हम काफी कुछ समझ पाए। ये दोनों मिलकर अर्नेस्ट को चीट कर रहे हैं, यानी स्टीवन का शक सही था। रॉबर्ट हिप्नोटिज्म जानता है, उसी के जरिए इसने अर्नेस्ट से हाँ करवाई थी, और ये सब अर्नेस्ट भी सुन सकता है। लेकिन हिप्नोटिज्म टूटते ही वो सब कुछ भूल जाएगा। 20% एसेट्स ये इसलिए बेच रही है क्योंकि प्रॉपर्टी होने से इनका काम नहीं चलेगा, इन्हें चाहिए पैसा। इसलिए कम दाम पर भी ये बेचने को तैयार हैं, क्योंकि इनके कौन सा बाप का है। रॉबर्ट उससे बात करके अपने स्केच दिखा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जेसिका को भी एहसास होने लगा कि यह सब गलत है। उसका मन बदल रहा था, लेकिन रॉबर्ट कहता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। किसी को हिप्नोटाइज करके प्रॉपर्टी लिखवाना भी क्राइम है, जिसके लिए जेल तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए वो चुपचाप वहां से चली गई। हर एक बड़ी गलती से पहले एक ऐसा मौका होता है जब आप उसे होने से रोक सकते हो, और ये वही मौका था जो इसने गवा दिया। रॉबर्ट के हिप्नोसिस तोड़ते ही अर्नेस्ट चिल्लाकर जेसिका को बुलाता है, लेकिन उसे कोई मतलब है नहीं। चिल्ला ये इसलिए रहा है क्योंकि इस वक्त इसकी बॉडी में काफी पेन है, लेकिन हिप्नोटाइज होने पर इसे कोई दर्द फील नहीं होता, ना ही कोई चिंता फिक्र। अगले दिन स्टीवन ने उसे कुछ फंड्स के पेपर दे दिए। बाकियों के ट्रांसफर में थोड़ा टाइम जाएगा, लेकिन इस बीच अर्नेस्ट का जिंदा रहना इंपॉर्टेंट है, वरना इसे काफी दिक्कत हो जाएगी। अगर वो मरा तो ये आ जाएगी शक के घेरे में, क्योंकि ये अर्जेंट बेसिस पर इतना कुछ करा रही है। यहाँ पर स्टीवन जिक्र करता है मिस्टर प्रैट का। कि जॉर्ज रोमेरो ने एक स्मार्ट रेफरेंस दे दिया अपनी मूवी क्रीपशो का। मिस्टर प्रैट उसी में था, और उसका रोल भी किया था इसी सेम एक्टर ने। इतना ही नहीं, सामने एड्रियन बार्बियो बैठी है, और क्रीपशो में ये भी थी। खैर, उस फंड के बदले मिले कैश को उसने सेफ में छुपा दिया, जो कि रॉबर्ट भी छुप कर देख रहा था। अब 3 मिलियन में से इनके पास आ गए $3 लाख, बाकी भी जल्दी आ जाएंगे। उन्हें कुछ और साइंस चाहिए थे, जिन्हें लेने के बाद दोनों रोमांस में लग गए। रॉबर्ट ने अर्नेस्ट का हिप्नोटिज्म तक नहीं तोड़ा कि तभी उन्हें बीपिंग सुनाई देती है, इसलिए दोनों जाते हैं चेक करने, तो देखते हैं कि अर्नेस्ट मर चुका। अब इन्हें पुलिस को बताना होगा, जिससे इन्हें पैसे क्लेम करने में दिक्कत होगी, लेकिन इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। रॉबर्ट का प्लान था कि पैसे मिलने तक ये इसे यहीं पर रखेंगे, उसके बाद वो एक फेक डेथ सर्टिफिकेट बना देगा। यहाँ शुरू होता है गंदे खेल का और भी ज्यादा गंदा रूप। एक फ्रीजर बेसमेंट में सेटअप करके रॉबर्ट बॉडी को लेकर जा रहा था, तो रास्ते में उसकी शर्ट फंस गई। जेसिका उसकी हेल्प कर रही थी कि तभी डोरबेल बज गई, और यहाँ तो जेसिका को हार्ट अटैक आ जाता। वो थी नर्स, जिसे जेसिका ने वापस भेज दिया ये कहकर कि अर्नेस्ट को शिफ्ट किया जा रहा है हॉस्पिटल में। अगले दिन वो थोड़ा और कैश ले आई, तभी बेसमेंट में आहट सुनकर वो चेक करने जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही रॉबर्ट ने वहां आकर उसे डरा दिया। डर के मारे वो रॉबर्ट को आज रात वहीं रुकने को कहती है, और उसे रुकना पड़ा क्योंकि फिलहाल उसके पास कैश है। सोने के लिए रॉबर्ट ने खुद को हिप्नोटाइज कर लिया, और मशीन के अलावा कोई से जगह नहीं सकता। आधी रात में उसे फिर से मॉर्निंग सुनाई देती है, लेकिन रॉबर्ट चित पड़ा था, इसलिए वो अकेली नीचे पहुंच गई, और उसने देखा कि वो मॉर्निंग थी अर्नेस्ट की, जो कि मर चुका है। जल्दी से आकर वो रॉबर्ट को उठा रही थी, लेकिन जी जान लगा देने के बाद भी वो नहीं जागा। वो उठा सीधा सुबह को, और जेसिका सारी रात सोई नहीं। वो कहती है कि अर्नेस्ट अब भी जिंदा है। उसकी तसल्ली के लिए दोनों चेक करने जाते हैं, तो कोई आवाज नहीं थी। बॉडी एकदम बेजान थी, इसलिए रॉबर्ट उसे सुना रहा था, और तभी अचानक वो बोल पड़ा।
ये सुनकर रॉबर्ट भी हैरान था, उसे अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा। वोल्डेमॉर्ट कहता है कि मैं सो रहा था पर फिलहाल मैं डेड हूँ और बस इतना ही काफी था जेसिका को टेरिफाई करने के लिए। इसके 1 घंटे बाद तक वो कुछ भी नहीं बोला, इसलिए जेसिका के मुताबिक कोई ने परेशान कर रहा है रिकॉर्डेड वॉइस से। इस सब के बाद भी रॉबर्ट हॉस्पिटल जा रहा था, लेकिन जेसिका डरी हुई थी। वो उसे रुकने को कहती है, लेकिन ये 3 दिन से गायब है, आज नहीं गया तो शक के घेरे में आ जाएगा। उसे शांत करने के लिए वो पिल्स खिला देता है ताकि ये आराम कर सके, लेकिन बोलती हुई लाश के साथ एक घर में रहना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए आराम करने के बजाय पूरा दिन उसने बिताया घर से बाहर। शाम को फिर से वोल्डेमॉर्ट से बात करने पर वो बताता है कि उसे कोई तकलीफ नहीं, वो एक अंधेरी जगह पर फंसा है जहाँ उसके साथ दूसरे भी हैं और यहाँ से एक ब्राइट लाइट दिख रही है जो काफी दूर है, उस तक पहुँच पाना मुश्किल है। तो यानी हिप्नोटिज्म में मरने की वजह से ये अलग स्टेट में फंस गया। ना तो ये जिंदा है और मर के भी ये नहीं मरा, अभी भी ये अपनी बॉडी से अटैच्ड है, लेकिन बॉडी पर इसका कोई हक नहीं। खैर अगले ही पल वो खो गया अंधेरे में दूसरों का जिक्र करते हुए जो उसे घूर रहे हैं। रात में वो फिर से वापस आया और उसने बोला कि मुझे फ्री कर दो। रॉबर्ट ने इसे हिप्नोटिज्म से जगाया नहीं था, इसलिए वो कह रहा था कि मुझे जगाओ और जाने दो। यहाँ जो दूसरे हैं वो मेरे थ्रू इस दुनिया में आ जाएंगे, क्योंकि अभी मैं दोनों दुनियाओं का पार्ट हूँ। जल्दी करो, इससे पहले कि देर हो जाए। वो यही बात बोल रहा था, लेकिन शायद रॉबर्ट का प्लान कुछ और है। ये कोई क्रांतिकारी खोज करना चाह रहा है। इतने में जेसिका वहाँ आकर उसके चेहरे में गोलियां मार देती है, क्योंकि अब बहुत हुआ। लेकिन इस बात से रॉबर्ट का खून खौल गया, क्योंकि हर चीज छुप सकती है, लेकिन गोलियों के निशान वो कैसे छुपाएगा। उन दोनों के बीच बहस हो गई, लेकिन पैसों की धमकी देकर जेसिका ने रॉबर्ट को भेज दिया गड्ढा खोदने। अब ये वोल्डेमॉर्ट को दफनाएंगे, भले ही वो जिंदा है, मर चुका, आधा जिंदा है, जो भी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक पैसा चमक रहा है। उसके ऊपर आते ही उसे फिर एक बार वोल्डेमॉर्ट की आवाज सुनाई देने लगी, और इस बार तो वो खुद भी ऊपर आ रहा था, क्योंकि उसकी बॉडी पर कंट्रोल है उन दूसरों का। वो इस दुनिया में आ चुके। यहाँ पर रोमेरो ने एक और रेफरेंस दे दिया अपनी लेजेंडरी फिल्म नाइट ऑफ द लिविंग डेड के लेजेंडरी डायलॉग का। They're coming to get you, Barbara. They're coming for you, Jessica. अब जेसिका की चीख सुनकर रॉबर्ट वहां पहुंच गया, तभी वोल्डेमॉर्ट ने जेसिका को गोली मार दी। वो जल्दी से उसका हिप्नोटिज्म तोड़ देता है, लेकिन वोल्डेमॉर्ट के मुताबिक अब काफी देर हो चुकी। अब वो तो चला जाएगा, लेकिन दूसरे नहीं जाएंगे, क्योंकि दोनों दुनिया के बीच का लिंक यही था। ये कहकर वो सच में डेड हो गया, यानी कि लाइट तक पहुंच गया। रॉबर्ट को ये बात समझ नहीं आई, इसलिए सारा कैश लेकर वो अपने घर पहुंच गया, और इसी बीच पुलिस को दोनों लाशों की खबर लग गई। उन्हें लग रहा था कि वोल्डेमॉर्ट को मारकर जेसिका ने गिल्ट में सुसाइड कर लिया। ये पुलिस वाला है टॉम एटकिंस, और क्रीपशो में ये भी थे। तो रॉबर्ट आराम से खुद को हिप्नोटाइज करके सो गया। तभी उन दूसरी दुनिया वाले मेहमानों ने वहां आकर वो मशीन घुसा दी सीधा उसके सीने में। इसके बाद कई दिनों तक उस रूम से चिल्लाने की आवाजें आती रही, इसलिए पड़ोसियों ने पुलिस को खबर कर दी। ऑफिसर के अंदर जाने पर रॉबर्ट की हालत हद से ज्यादा खराब थी। वो हेल्प मांग रहा था, क्योंकि इसे जगाने वाला कोई भी है नहीं। वोल्डेमॉर्ट के फ्री होते स्पिरिट्स इसकी बॉडी में घुस गई जब ये हिप्नोटाइज था, और अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसका हिप्नोटिज्म कभी भी नहीं टूटने वाला। वोल्डेमॉर्ट को तो इसने जगा दिया था, लेकिन इसे कौन जगाएगा, इसके ट्रिक यही जाने। उसकी बॉडी के जरिए दूसरों ने ऑफिसर को भी मार दिया, और इसी के साथ ये स्टोरी एंड हो गई। तो बेसिकली इसमें ये वाइल्ड थ्योरी दिखाई गई कि हिप्नोटिज्म हमें डार्क रेल्म में भेज देता है, और ये थ्योरी डरावनी भी है, क्योंकि हिप्नोटिज्म और कोमा दोनों ही मिस्टीरियस टॉपिक हैं। इनके अराउंड कोई भी थ्योरी बनाओगे तो टेरिफाइंग काम हो जाएगा। यानी इस थ्योरी के मुताबिक हिप्नोटाइज होने के बाद हमारी बॉडी पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं रहता, क्योंकि सोल होती है डार्क रेल्म में। तब हमसे कोई भी कुछ भी करवा सकता है, क्योंकि बॉडी और सोल का कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है नहीं। तो हिप्नोटिज्म खत्म करो और अपनी बॉडी में वापस आ जाओ, लेकिन अगर बॉडी ही मर जाए तो आप वापस आओगे कहाँ? आगे भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि बॉडी से कनेक्शन टूटा नहीं, तो आप फंस जाओगे उसी रैम में। ये थी पूरी थ्योरी। सेकंड टेल का नाम है द ब्लैक कैट, जिसके डायरेक्टर है डारियो अर्जेंटो। ये कहानी है एक क्राइम फोटोग्राफर रॉड की, जो कि क्राइम सीन पर आया है अपना काम करने। वहाँ मौजूद डिटेक्टिव लेग्रैंड उसे जानता था, क्योंकि मोस्टली क्राइम्स यही कवर करता है, जिसका सबूत है डिटेक्टिव के पास मौजूद पूरी की पूरी एल्बम। इस बार मामला है एक लड़की का, जिसे एक साइको ने 2 टुकड़ों में काट दिया एक लटकी हुई ब्लेड ऑन करके, और ये क्राइम रेफरेंस है पो की द पिट एंड द पेंडुलम का। रॉड से वो ब्लेड गलती से चालू हो गई, लेकिन किस्मत से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। फोटोज डेवलप करने रॉड अपने घर पहुंच गया, जहां मौजूद थी एक ब्लैक कैट। वो उसे स्क्रैच कर देती है, तभी उसकी गर्लफ्रेंड एनाबेल वहां आकर कहती है कि ये मुझे मिली थी बाहर। इसकी चेस्ट पर एक वाइट स्पॉट भी है। अब रात को सोते टाइम उसे अपने रूम में देखकर रॉड को डर था कि कहीं वो इसकी आंख ना निकाल ले, इसलिए एनाबेल ने उसे बाहर कर दिया। वो उसे बताती है कि पुराने जमाने में ब्लैक कैट्स को विच समझकर जला दिया जाता था, इसलिए उन्हें इंसानों पर भरोसा नहीं होता। आधी रात को जब वो दोनों सो रहे थे, तब वो कैट विंडो स्क्रैच करने लगी, इसलिए रॉड ने एक चीज उस पर फेंक कर एनाबेल को जगा दिया और खुद करने लगा सोने की एक्टिंग। अगले दिन रॉड के छेड़ने पर बिल्ली खिसिया रही थी, और वो भी उसके पूरे मजे ले रहा था, लेकिन वो एनाबेल को कहता है कि गलती से उसकी पूंछ दरवाजे में आ गई। कैट का नाम पूछने पर एनाबेल कहती है कि वो एक सीक्रेट है। इसके बाद वो चली गई नीचे अपने स्टूडेंट्स को वायलेंस सिखाने।
उन क्राइम फोटोज को लेकर रॉड स्टूडियो पहुंच गया, जो कि काफी बढ़िया थी, लेकिन अब इनसे काम नहीं चलने वाला। इसे कुछ नया लाना होगा, जिससे वो काफी टेंशन में आ गया, क्योंकि कुछ नया करना सबके बस की बात नहीं होती। वो एक रेस्टोरेंट में बैठा गम भुला रहा था, तभी उसकी नजर पड़ती है एनाबेल पर, जो अपने स्टूडेंट क्रिश्चियन के साथ थी। अपने पड़ोसी और लैंडलॉर्ड मिस्टर एंड मिसेस पिम से मिलकर वो परफॉर्मेंस के लिए चली गई और रॉड पहुंच गया घर उस बिल्ली की फोटोज खींचने। उसने बुरी तरह उसका गला दबाकर हर एक रिएक्शन की फोटोज खींच ली, क्योंकि इसे कुछ नया चाहिए था। और फ्लो में ही वो उसका दम घोट देता है, क्योंकि नफरत तो इसे थी ही। कैट के गायब होने से एनाबेल बुरी तरह ट्रॉमा में चली गई। उसके सभी दोस्त उसे कॉल कर रहे थे, जो कि रॉड को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। वो कहता है कि तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो मानो कैट नहीं बल्कि तुम्हारा बच्चा मरा हो, लेकिन यही तो पॉइंट है कि इनका कोई बच्चा नहीं। एनाबेल उसी को अपने बच्चे की तरह पाल रही थी, लेकिन अब वो भी नहीं मिल रही और एनाबेल चाहती है कि ये काम है रॉड का। उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि रॉड ने बिल्ली को मार दिया या उन दोनों के बीच हाथापाई हो गई, इसलिए एनाबेल लॉक हो जाती है एक रूम में। नशे में रॉड बाहर ही सो गया और रात को आंख खुलने पर उसके घर के बाहर एक रूम मौजूद था, जिनके लीडर है एनाबेल। वो पहुंच चुका था पुराने टाइम में। उन्हें जंगल से वो कैट मिल गई, जिससे पूछने पर रॉड का भेद खुल गया, इसलिए वो पकड़ा गया। एनाबेल के मुताबिक उसका अंजाम लिखा है कैट के शरीर पर बने सफेद धब्बे पर, लेकिन वो उसे पढ़ पाता इससे पहले उन सब ने एक भाला उसके आर पार करके उसे मार डाला। तभी उसकी आंखें खुल गई, क्योंकि ये बस एक बुरा सपना था। वो फिर से क्राइम सीन पर पहुंच गया, जहां एक आदमी ने अपनी कसन को मार डाला, उसके सारे दांत उखाड़ कर। और ये रेफरेंस है पो की बेरेनीस का। अपराधी है लेजेंड टॉम सवीनी, जो कि इस फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स आर्टिस्ट हैं और इनसे ऊपर कोई है ही नहीं। क्रीप शो में भी सारा इन्हीं का काम था। ग्रेग निकोटेरो इन्हीं के चेले हैं। इनके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा, क्योंकि उसके बिना इनका योगदान समझ पाना इम्पॉसिबल है। खैर लेग्रैंड उसे वो दांत दिखाता है, जिन्हें देखकर रॉड भी सुन हो गया। इधर एनाबेल को रोता देख क्रिश्चियन उसे संभालता है, इसलिए दोनों के बीच बन गया एक रोमांटिक मोमेंट। घर वापस लौटते हुए उसे एक स्टोर पर रॉड के कैटलॉग में छपी अपनी कैट की पिक्स दिख गई, इसलिए अब तो कोई शक रहा नहीं। वो एक ब्रोकर जोसेफ को कॉल लगा देती है, क्योंकि अब ये यहाँ नहीं रहने वाली। इसी बीच रॉड बैठा था एक बार में, जहाँ की वेट्रेस को भी एक ब्लैक कैट मिली थी और उसकी गर्दन पर भी वो वाइट निशान था। रॉड को ये काफी अजीब लगा, क्योंकि इस बिल्ली को तो इसने मार दिया था। वो भी उसे बिल्ली का व्हाइट मार्क देखने को कह रही थी, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं था। वो चुपचाप वहाँ से चल दिया, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस आकर उसे खरीद कर ले गया, क्योंकि अब ये इसे भी मारेगा। उधर जोसेफ को न्यूयॉर्क में एक अपार्टमेंट मिल गया, इसलिए एक नोट छोड़कर एनाबेल निकल रही थी, लेकिन उसे छुपना पड़ा रॉड की कार की आवाज सुनकर। रॉड के ऊपर जाते ही उसे भागने का मौका मिल गया, लेकिन कैट की आवाज सुनकर वो रुक गई। कैट के धब्बे को चेक करने पर वो एक फांसी का फंदा था, यानी ये मरेगा फांसी लगने से। ये जानने के बाद वो उल्टा उसे ही फांसी देने लगा, लेकिन इस बार एनाबेल ऐसा होने नहीं देगी। उसे नॉक करके वो टाइम रहते कैट को नीचे बालकनी में छोड़ देती है, जिससे गुस्सा होकर रॉड ने उस पर कई वार करके उसे जान से मार डाला। फुल वॉल्यूम में म्यूजिक बजाकर उसने एनाबेल की बॉडी को बाथटब में डाल दिया कि तभी दरवाजे पर आ गया मिस्टर पिम वॉल्यूम कम कराने। उसकी नजर कारपेट पर लगे खून पर भी पड़ गई, लेकिन रॉड थोड़ा खून अपने पैरों में लगाकर कहता है कि नीचे आते वक्त मुझे कट लग गया। उसके वापस जाते ही रॉड को एनाबेल का गुड बाय लेटर भी मिल गया। अगले दिन एनाबेल के स्टूडेंट्स बेटी और क्रिश्चियन के आने पर उसने उन्हें वापस कर दिया, ये कहकर कि वो सो रही है। कंस्ट्रक्शन का सामान मंगाकर उसने बॉडी को दीवार में चुन दिया और शाम को मिसेस पिम से माफी मांगकर बताया कि हम जा रहे हैं एक हफ्ते की वेकेशन पर। एनाबेल के एक पुतले का यूज करके वो काफी आसानी से उन्हें चकमा देकर निकल गया, जो कि काम करेगा इसके फेवर में। एक होटल पर रुककर अगले दिन उसने वेटर्स को बताया कि मेरी वाइफ बीमार हो गई, इसलिए मैं उसे स्टेशन तक छोड़ने जा रहा हूँ और यहाँ पूरा प्लान सेट हो गया। पड़ोसी गवाही देंगे कि ये उसे लेकर निकला था और वेटर्स कहेगी कि ये उसे स्टेशन पर छोड़ने गया था, यानी अकेले घर आते हुए वो बीच में कहीं गायब हो गई। खैर घर वापस जाने पर फोन बजने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। तभी अचानक हलचल हुई और चेक करने पर वो था क्रिश्चियन, जो आया था अपना वायलिन लेने। एनाबेल के बारे में पूछने पर रॉड ने शो का बहाना बना दिया, लेकिन उसका वायलिन वहीं पर था। ऊपर से तभी उस न्यूयॉर्क वाले फ्लैट ओनर का फोन आने पर रॉड उस पर चिल्लाने लगा, इसलिए क्रिश्चियन को पूरी तरह शक हो गया। मिस्टर एंड मिसेस पिम के आने पर वो उन्हें भी गोली दे रहा था, लेकिन क्रिश्चियन ने सीधा ही उसे लायर घोषित कर दिया। अचानक स्क्रैचिंग की आवाज सुनकर वो दीवार के पास जाता है तो उसमें से एक बिल्ली का बच्चा निकल आया, जिसे उसने पकड़कर आरी से काट डाला। वो उसकी लाश फेंकने जा रहा था, तभी उसका पड़ोसी फादर वहां आ गया तो वो कहता है कि ये तो रैट है। उस बिल्ली के पंजे से उसे स्क्रैच भी लग गए। वापसी में उसकी नजर पड़ी क्रिश्चियन पर, जो उस कपल को कुछ समझा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप अगले दिन लेग्रांड पहुंच गया रॉड के घर। लेकिन इस दिन की तैयारी उसने पहले ही की हुई थी, इसलिए उसने जरा भी पैनिक नहीं किया। एनाबेल का लेटर दिखाकर वो कहता है कि वो मुझे छोड़ गई। तभी फिर से उस फ्लैट ओनर का फोन आ गया, लेकिन रॉड ने ऐसा दिखाया कि वो कोई फैन था। पूरा घर चेक करके दोनों चले गए तो रॉड ने चैन की सांस ली, लेकिन तभी वो फिर से वापस आ गए उसका साइन लेने। पेन के काम ना करने पर वो दूसरा पेन लेने जाता है कि तभी अचानक कई सारे कैट्स की आवाजें आने लगी और इसकी कोई तैयारी नहीं थी।
आवाज को फॉलो करते हुए वो दीवार तक पहुंच गई, इसलिए लेग्रैंड ने उसे हथकड़ी पहना दी। दीवार को तोड़ने पर उन्हें एनाबेल की लाश मिल गई, जिसे बेबी कैट्स ने बुरी तरह चबा डाला था और वो बच्चे बिल्कुल भी क्यूट नहीं थे। एनाबेल को ठिकाने लगाते वक्त वो कैट अंदर घुस गई थी। उसने यहाँ बच्चे दिए थे और वो बच्चे गुजारा कर रहे हैं एनाबेल की लाश को खाकर। इस एक सीन के प्रैक्टिकल इफेक्ट्स कई सारी मूवीज से भी बेहतर हैं। स्मेल की वजह से लेग्रैंड के साथी को उल्टी हो गई, इसलिए लेग्रैंड उसे संभालने लगा, जिसका फायदा उठाकर रॉड ने एक एक्स उसकी पीठ में घुसा दी। काफी स्ट्रगल के बाद उसने साथी को भी मार डाला, लेकिन तब तक शोर की वजह से दरवाजे पर भीड़ लग चुकी थी। यहाँ कोई ऑप्शन ना पाकर वो विंडो के जरिए निकलना चाह रहा था, इसलिए उसने एक रस्सी पेड़ पर फंसा दी, लेकिन तभी लेग्रैंड की बॉडी नीचे गिर पड़ी, जिससे रॉड को लग गई फांसी। यहाँ फाइनली वो अपने फेट तक पहुंच गया और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। अब इसकी स्टोरीज तो अच्छी थी ही, लेकिन जो इफेक्ट्स थे वो दोनों ही टेल्स में बेस्ट थे। मूवी आई थी 90s में, लेकिन इसका स्टाइल है एकदम 60s और 70s वाला। यही रीजन है कि ये ज्यादा चली भी नहीं। हालांकि अब ये एक कल्ट क्लासिक है, लेकिन बहुत छोटी वाली। ज्यादा लोग अब भी इसके बारे में नहीं जानते। तो अब बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $9 मिलियन और इसने कमाए थे $3,46,618, यानी कि बहुत कम। अर्जेंटो और रोमेरो इससे पहले एक साथ काम कर चुके थे डॉन ऑफ द डेड में। अर्जेंटो की बेटी एशिया ने इसके इटालियन वर्जन के लिए कई सारी फीमेल्स की आवाज डब की, जिनमें बेटी यानी कि जूली बेंस भी शामिल है, और ये जूली बेंस की पहली फिल्म थी। पहले ये एक टीवी शो होने वाला था, जिसके एपिसोड्स भी डिसाइड हो गए थे और सभी स्टोरीज भी लिख ली गई थी। सारे एपिसोड्स बेस्ड होते पो की स्टोरीज पर, लेकिन पहला एपिसोड डायरेक्ट करके रोमेरो पीछे हट गए, इसलिए सिर्फ अगला ही एपिसोड शूट हुआ, जो कि है ब्लैक कैट। फिर अर्जेंटो चाहते थे कि एक फिल्म बने 4 स्टोरीज के साथ, जिसमें 4 डायरेक्टर्स हों। इसमें स्टीफन किंग को भी कंसिडर किया गया था, लेकिन अप्रोच किया गया वेस क्रेवन और जॉन कारपेंटर को, और दोनों ने ही मना कर दिया। कुछ ऐसे ये 2 पार्ट की फिल्म बनी और बाकी स्टोरीज आज भी पड़ी हैं सुनसान। अर्जेंटो को रॉड यानी कि हार्वी केटल के लॉयर का लेटर मिला था उस सपने में भाले वाले सीन के रिगार्डिंग, जब वो भाला नीचे से जाकर उसके मुंह से निकलता है। लॉयर का कहना था कि हार्वी को ना तो उनका फेक हेड दिखाया जाए, ना ही उसकी कोई फोटो दिखाई जाए, ना वो खुद उसके साथ दिखे, और ना ही उस रूम में जाए जहाँ वो सर है। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताओ कि दोनों में से आपकी फेवरेट टेल कौन सी थी, और कॉन्सेप्ट के हिसाब से मेरी फेवरेट है पहले वाली। आप भी अपनी जरूर बताना, और साथ में ये भी बताओ कि क्या हमें कोई कल्ट क्लासिक मंथ करना चाहिए, पूरे मंथ आए सिर्फ कल्ट क्लासिक, तो ये भी बता देना। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन भी अपने फेड तक पहुंच सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।